स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स श्रीगुप्त की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले जितने भी साम्राज्य या वंश थे वो फ्रेंड्स वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो बात करेंगे गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त की। तो फ्रेंड्स, जो श्रीगुप्त का शासन था वो 240 से 280 ईस्वी पूर्व चला है। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखना कि जैसे ही मैं ये कंप्लीट कराऊंगा उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो पहले आप अध्ययन करिए, फिर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं श्रीगुप्त की। मैंने बताया आपको 240 से 280 ईस्वी तक इनका शासन रहा। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ था, तो आपको उत्तर लगाना है कौशाम्बी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात करेंगे श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, गुप्त वंश के एक शासक प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। फ्रेंड्स, किस अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया गया है? तो याद रखना, प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में संबोधित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स घटोत्कच की। किसकी? घटोत्कच। तो देखिए, श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, यह 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है कि महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी तो याद रखना वो थे आपके घटोत्कच। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। ठीक है, ये फ्रेंड्स प्रभावती गुप्त है। ठीक है, ये ठीक है, इस जगह ध्यान रखना आप। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो गौर कीजिएगा, इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना कुछ जगह कुछ किताबों में घटोत्कच को इसका वो बताया गया है जो कि मैंने आपको बताया प्रभावती के और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में इस बात का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, बात करेंगे फ्रेंड्स अब चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम की। तो देखिए, इस वंश के प्रथम महान शासक या वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, उसके बाद गौर करेंगे फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। तो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था, तो कुमार देवी नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे समुद्रगुप्त की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त की। तो समझ लेंगे, समुद्रगुप्त एक महान शासक था। ठीक है, और फ्रेंड्स ये कुमार देवी के पुत्र थे। ठीक है, कहने का मतलब है चंद्रगुप्त प्रथम के। तो कुमार देवी या चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, जो कि स्वयं एक कवि, संगीतज्ञ, विद्वान और एक महान योद्धा भी थे, जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बात बताना चाहता हूँ, इनको उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करेंगे, और साथ ही वे बौद्ध और जैन धर्म इत्यादि धर्मों का भी सम्मान करते थे। कहने का मतलब है ये सभी धर्मों को मान्यता देते थे। देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यह अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण किए हुए हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जैसे भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगर बात करें अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की थी, तो फ्रेंड्स याद रखना समुद्रगुप्त। ठीक है, इन्हें कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। देखिए बात करते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे, तो हरिसेन थे। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने ही की थी। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की, तो हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। इन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स बहुत सारी उपाधियां थी, याद रखना, बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता था, जैसे कविराज, भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, ठीक है, या फिर विक्रमांक।
तो यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। सभी धर्मों को मानते थे और विष्णु के उपासक थे, ठीक है। देखिए, गया में बौद्ध मंदिरों को श्रीलंका के शासक ने समुद्रगुप्त की अनुमति से बनवाए, वो भी कहाँ, तो बोध गया में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ बनवाए थे, बोध गया में बनवाए थे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए एक बात और समझ लेना फ्रेंड्स, अगर बात करें समुद्रगुप्त की तो देखिए इनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे फ्रेंड्स, 2 पुत्र थे। 2 पुत्र कौन कौन से थे, एक का नाम था फ्रेंड्स रामगुप्त, क्या नाम था एक का, रामगुप्त, और एक का नाम था फ्रेंड्स चंद्रगुप्त, क्या नाम था, चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स एक बात समझ में आ गई होगी, एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम था चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त सेकंड कहलाए या फिर ये द्वितीय कहलाए, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये देखो, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं, जो रामगुप्त थे फ्रेंड्स ये शासन के लायक नहीं थे, ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको, ये शासन के लायक नहीं थे, लायक फ्रेंड्स केवल ये थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही, जो रामगुप्त थे बहुत ही कायर पुरुष थे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे, तो यहां मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी, शासन तो चंद्रगुप्त द्वितीय का आ गया, लेकिन उनके पहले रामगुप्त शासन चला रहे थे। कौन चला रहा था, रामगुप्त। मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक चंद्रगुप्त दूसरा रामगुप्त। तो जब रामगुप्त शासन चला रहे थे तो फ्रेंड्स क्या हुआ था, एक सकराज थे। कौन थे फ्रेंड्स, सकराज थे। तो जो सकराज थे उनसे युद्ध होता है किसका, रामगुप्त का। और जब सकराज से रामगुप्त का युद्ध होता है तो फ्रेंड्स वो क्या करता है, रामगुप्त जब युद्ध हार जाता है तो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, फ्रेंड्स याद रखना उसकी पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी उनको हार हो जाने के बाद उसे भेंट दे देता है। कौन, तो रामगुप्त भेंट दे देता है। उसके बाद चंद्रगुप्त जाते हैं फ्रेंड्स, या फिर कह सकते हो आप विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त जाते हैं और ध्रुव स्वामिनी को सकराज के उससे छुड़ा कर लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी एक कहानी है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए तो बात करेंगे फ्रेंड्स हम चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य की। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की जब बात करेंगे तो गौर कीजिएगा, समुद्रगुप्त की राजगद्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय बैठे, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैहान भारत आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके शासन के प्रसिद्ध कवि जो थे फ्रेंड्स कालिदास थे। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जो बनाई वो उज्जैन में बनाई। इनके शासनकाल में 9 रत्न थे। देखिए फ्रेंड्स, एक 9 रत्न तो आपने सुने होंगे अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। और एक 9 रत्न जो है वो हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरि, छपड़क, वैताल भट्ट, वररुचि, घटकरपर, वारेमिहिर। तो फ्रेंड्स ये उनके 9 रत्न थे, ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे तो फ्रेंड्स गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण का युग कहा जाता है, ठीक है। जिसमें स्वर्ण युग की बात करें तो मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, कौन फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासन को स्वर्ण युग कहा जाता था फ्रेंड्स। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने विवाह की स्मृति के दौरान राजा रानी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का हर कार्य समझ में आ गए होंगे आपके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करेंगे। तो बात करेंगे फ्रेंड्स अब कुमारगुप्त प्रथम या फिर महेंद्रादित्य की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, कुमारगुप्त प्रथम या फिर महेंद्रादित्य की। तो देखिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, ठीक है फ्रेंड्स। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे फ्रेंड्स। उनकी एक पुत्री भी थी, ठीक है। उनका नाम था, उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी, जिसको खिलजी ने ध्वस्त करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध कहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है अगर ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय को ही बोला गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अब स्कंदगुप्त की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, स्कंदगुप्त की। तो समझ लेते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। देखिए यह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था।
अगर क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था, तो आपका स्कंदगुप्त था। देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक तो वैसे विष्णुगुप्त था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। प्रतापी शासक और अंतिम शासक दोनों में अंतर है, ठीक है। आर्यभट्ट इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है फ्रेंड्स। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई। गुप्त साम्राज्य का राज्य जो था फ्रेंड्स वैष्णव साम्राज्य था। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गुप्त साम्राज्य का राजधर्म कैसा था, तो वैष्णव साम्राज्य था। देखिए बात करें पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो विष्णु शर्मा थे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था, तो आप ऐसा कह सकते हो सुदर्शन झील का गिरनार पर्वत में पुनर्निर्माण करवाया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह जो था वो गरुड़ था, ठीक है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अजंता की गुफाएं जो 29 है महाराष्ट्र में गुप्त काल की ही हैं, जिसमें से हम केवल 6 को ही देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। शिव के अर्धनारीश्वर की मूर्तियां गुप्त काल में ही बनवाई गई। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा जो थी फ्रेंड्स संस्कृत थी, ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को ही कहा जाता है। गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो है फ्रेंड्स उज्जैन था। देखिए फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राजभाषा क्या है फ्रेंड्स, राजकीय भाषा संस्कृत थी। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में हुई। स्वर्ण युग मैंने पहले ही बता दिया आपको। और व्यापारिक केंद्र जो था फ्रेंड्स उज्जैन था, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुप्त काल के जो सारे इंपॉर्टेंट तथ्य थे मैंने कराए। चलिए आगे बात करते हैं। अब समझ लेंगे फ्रेंड्स गुप्त वंश के पतन का कारण, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु सन 467 ईस्वी में हो गई थी, परंतु इसके बाद भी आगे 100 वर्षों तक यह वंश चलता रहा और समय के साथ कमजोर होता गया। गुप्त वंश का अंतिम जो शासक थे विष्णुगुप्त तृतीय थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स जो आपका गुप्त वंश है ये आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। देखिएगा फ्रेंड्स, देखेंगे फ्रेंड्स अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहना चाहता है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, ठीक है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन। ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर फ्रेंड्स स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो होगा समुद्रगुप्त, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कला और स्थापत्य के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। ऑप्शन है फ्रेंड्स गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो इसका जो आंसर होगा वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो थी फ्रेंड्स संस्कृत। ये बात मैंने पीछे आपको बताई थी अभी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे, ठीक है। तो देखिए स्कंदगुप्त, ये फ्रेंड्स गुप्त लिखा हुआ है, ठीक है, ये गुप्त लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, फिर तीसरा है चंद्रगुप्त दो या फिर कुमारगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, ठीक है। सोने के, चांदी के, तांबे के, लोहे के। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सोने के, क्योंकि इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, ठीक है। ऑप्शन है मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या फिर ताम्रलिप्त में। तो ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स और उत्तर जो होगा इसका वो होगा फ्रेंड्स प्रयाग में। कहने का मतलब है जो आपके हर्षवर्धन थे ये अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में आयोजित करते थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स हर्षवर्धन द्वारा
आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फ्रेंड्स ये आयोजित लिखा हुआ है, ठीक है ना। आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ऑप्शन है फहियान, इत्सिंग, व्हेनसोंग, मेगास्थनीज। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा व्हेनसोंग, ठीक है, व्हेनसोंग। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। तो फ्रेंड्स 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। कहने का मतलब है जो फहियान थे वो चीन के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन है धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा। तो फ्रेंड्स 10 का जो आंसर होगा वो होगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या कुमार संभवम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स जो कादम्बरी के लेखक थे तो वो थे बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्मन या फिर बिंदुसार। इन चार में से फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो होगा बाणभट्ट। कादम्बरी के जो लेखक थे वो बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर भानुगुप्त। तो 13 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए ऑप्शन है कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या फिर मंदसौर लेख। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किस संस्कृत कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स कालिदास, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या फिर छपड़क। तो फ्रेंड्स जो संस्कृत के कवि के नाम से जाना जाता है या फिर कह सकते हो संस्कृत कवि को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है वो है आपके कालिदास, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा ये एपिसोड। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।